नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 7, सलाह और मनोपचार। दोस्तों, इस चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सलाह की परिभाषा और सलाह के सोपानों की बात की थी। आज इस वीडियो में हम असरकारक सलाह के लक्षणों को समझेंगे और सलाह की आचार संहिता क्या है उसको जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असरकारक सलाह के लक्षण और कौशल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलिंग। इसमें हम पैटरसन ने जो असरकारक सलाह के लक्षण बताए हैं उसकी बात करेंगे। सलाह ये सलाहार्थी के पक्ष से स्वैच्छिक व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने के साथ संबंध रखता है, अर्थात सलाहार्थी के व्यवहार का परिवर्तन करना इसका मुख्य उद्देश्य है और व्यक्ति स्वैच्छिक अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए सलाहकार के पास आता है। यानी कि सलाह का पहला लक्षण यह है कि सलाहकार को चाहिए कि वह सलाहार्थी के व्यवहार का परिवर्तन करे। दूसरा लक्षण है सलाह का हेतु स्वैच्छिक परिवर्तन को सरल बनाए ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है। तो पहला लक्षण था सलाहार्थी के व्यवहार का परिवर्तन करना, तो दूसरे में उसके इस स्वैच्छिक परिवर्तन को सरल बनाने के लिए परिस्थिति निर्माण करना होता है। सलाहकार सलाहार्थी के स्वैच्छिक परिवर्तन को सरल बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थिति का निर्माण करता है। तीसरा लक्षण है सलाह में सक्रिय होकर सुनने की क्रिया होती है, लेकिन सभी सलाह सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं होती है, अर्थात सलाहकार को शांति से सक्रिय होकर सलाहार्थी की बातों को सुनना चाहिए और अगर वह अच्छे से सुनेगा तभी तो उसकी समस्या का वह समाधान कर पाएगा। तो इसलिए सलाह में सलाहकार को चाहिए कि वह सक्रिय होकर सुने। चौथा लक्षण है सलाहकार अपने सलाहार्थी को दूसरे लोगों से ज्यादा गहरे तरीके से समझता है, अर्थात सलाहकार को चाहिए कि वह दूसरे लोग जिस प्रकार से उस व्यक्ति को देखते हैं समझते हैं उससे कुछ अलग हटकर सलाहकार अपने सलाहार्थी को गहरे तरीके से समझने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास विशिष्ट योग्यता है और सामने वाले व्यक्ति को समझने की विशिष्ट क्षमता भी है। असरकारक सलाह का पांचवा लक्षण है शांत वातावरण में सलाह दी जाती है, उसमें की गई बातचीत गुप्त रखी जाती है, अर्थात सलाह कार्य शांत वातावरण में होना चाहिए, तभी सामने वाले व्यक्ति की बात अच्छी तरह से हम ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं और तभी सही सलाह उसे दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सलाहार्थी जो भी बातें करता है उन सारी बातों को गुप्त रखने की जिम्मेदारी सलाहकार की होती है। सलाहार्थी की बातों को तीसरे किसी व्यक्ति से न करना और उसकी बात को गुप्त रखना अति आवश्यक होता है, तभी दोनों के बीच में विश्वास विकसित होता है और विश्वास विकसित होता है तो सलाह कार्य सरलता से पूर्ण हो सकता है। छठा लक्षण है सलाहार्थी को मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं और सलाहकार ऐसी समस्याओं को हल करने का कौशल रखता है। यानी कि सलाहकार में मनोवैज्ञानिक समस्याएं हल करने का कौशल भी होना चाहिए। अगर वह कौशलपूर्ण नहीं है, उसमें वह क्षमता नहीं है, तो दोनों के बीच में अच्छी तरह से सलाह की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। यानी कि सलाहकार को चाहिए कि वह विशिष्ट कौशल से युक्त होना चाहिए। शॉर्ट में कहे तो असरकारक सलाह व्यक्ति को अपने बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में और अपनी भूमिका व्यवहार के बारे में मददरूप होती है। पैटरसन और इसेनबर्ग ने असरकारक सलाह के संबंध में कुछ कौशल भी दर्शाए हैं, उनको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि सलाह देने वाले व्यक्ति में यानी कि सलाहकार में कौन से कौशल होने चाहिए। पहला
समस्या हल करने का कौशल। दूसरा, सलाहार्थी के विशिष्ट मूल्य की जानकारी का कौशल। तीसरा, मूल्यों को बदले बिना लोगों के व्यवहार को समझने का कौशल। चौथा, स्व बचाव की व्यवहार रीत को पहचानने की कुशलता। और पांचवा, सलाहार्थी के मन में विश्वास पैदा करने का कौशल। तो असरकारक सलाह में छठवां लक्षण था कि सलाहकार को समस्या हल करने का कौशल आना चाहिए। तो ये सारी कुशलताएं हैं, ये 5 कौशल पैटरसन ने बताए हैं जो सलाहकार में होने चाहिए। यहाँ सलाहकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये हुई असरकारक सलाह के लक्षणों की बात। अब हम सलाह की आचार संहिता की बात करते हैं, यानी कि एथिक्स ऑफ काउंसलिंग। दोस्तों, कोई भी बात हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसमें कुछ नीति नियम होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यवसाय की एक या दूसरे स्वरूप की कोई न कोई आचार संहिता होती है। यह आचार संहिता ये व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी है। सलाह व्यवसाय की आचार संहिता ये सलाहकार और सलाहार्थी के बीच के संबंधों को चलाने का मार्गदर्शक सिद्धांत है। क्योंकि सलाहार्थी सलाहकार के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए आता है, तो दो व्यक्ति के बीच एक संबंध विकसित होता है और उसमें समस्या की गुप्तता को बनाए रखना आवश्यक होता है और इसीलिए एक निश्चित प्रकार की आचार संहिता होना जरूरी है। अमेरिका में अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन एपीजीए के सदस्यों ने दी हुई आचार संहिता की कुछ सिफारिशें हैं जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। एपीजीए ने आचार संहिता के लिए 4 बातें कही हैं। दोस्तों, ये 2 मार्क का सवाल पूछा भी जा सकता है। एपीजीए ने सलाह की 4 आचार संहिता दी है, तो यह सवाल पूछा जा सकता है कि एपीजीए ने दी हुई 4 आचार संहिताएं बताइए कौन कौन सी है। आइए हम सलाह की आचार संहिता को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली आचार संहिता, सलाहकार का सलाहार्थी के साथ का संबंध। सलाहकार को सलाहार्थी के मूल्यों का आदर करना चाहिए। सलाहकार के पास आने वाला जो सलाहार्थी है वह किसी भी धर्म या किसी भी भाषा को बोलने वाला, किसी भी प्रकार का पहनावा पहनने वाला, उसकी जीवन शैली कैसी भी हो सकती है, उसके समाज के रीति रिवाज, मान्यताएं, ये कुछ भी हो, उनके प्रति सलाहकार को कोई पूर्वग्रह नहीं रखना चाहिए और उसके वैयक्तिक जो मूल्य है उसका आदर करते हुए सलाह प्रक्रिया करनी चाहिए। यानी कि सलाहकार को सलाहार्थी के मूल्यों का आदर करना चाहिए। सलाहार्थी के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वग्रह सलाहकार के मन में नहीं होना चाहिए। सलाहकार को सलाहार्थी की निजी बातें गुप्त रखनी चाहिए। सलाहार्थी सलाह के लिए तभी आता है जब उसे कोई समस्या होती है। वह समस्या वैयक्तिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन सलाहकार को चाहिए कि दोनों के बीच की जो बातचीत है या सलाहार्थी की जो समस्या है उसको गुप्त रखा जाए। यानी कि दोनों के बीच में विश्वास संपादन होना चाहिए, तभी सलाह प्रक्रिया सार्थक हो सकती है। परीक्षण के परिणाम का अर्थघटन इस तरह से करना चाहिए कि सलाहार्थी अपनी समस्याओं के समाधान में रचनात्मक प्रयास कर सके। अर्थात सलाहकार को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि सलाहार्थी के आत्मविश्वास का बढ़ावा हो और सलाहार्थी को लगे कि मैं खुद भी अपनी समस्या को सुलझा सकता हूँ। सलाहकार को सलाहार्थी के साथ एक विशिष्ट संबंध का विकास करना चाहिए और सलाहार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हुई पहली आचार संहिता जिसमें सलाहार्थी और सलाहकार के बीच के संबंध की बात हुई। दूसरी आचार संहिता है सलाहकार का उसके व्यवसाय के साथ संबंध। सलाहकार को सलाह कार्य के उच्च नियमों को निभाना चाहिए। यानी कि मेरे पास कोई भी भाषा, जाति, धर्म आदि को मानने वाला व्यक्ति सलाह के लिए आ सकता है। मेरा काम सलाह देना है, उसकी समस्या को दूर करना है। वह व्यक्ति
किसी भी धर्म या जाति का हो। ये मेरा व्यावसायिक कर्तव्य है। इस प्रकार सलाहकार अपने व्यवसाय के साथ उच्च नियमों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सलाहकार को व्यवसायी साथियों के पास से नैतिक व्यवहार की अपेक्षा रखनी चाहिए, यानी खुद तो नीति नियमों का पालन करे और अपने व्यवसाय के नियम को निभाए, साथ ही अपने जो साथी लोग हैं उनमें भी ऐसी नैतिक व्यवहार की वह अपेक्षा रखे और उसमें नैतिकता विकसित करने का प्रयास करें। सलाहकार को सलाह कार्य में और सलाहार्थी के साथ दोनों के संबंध में प्रामाणिक रहना चाहिए, यानी कि सलाहकार को जो सलाह वह दे रहा है उसमें भी और सलाहार्थी के साथ उसका जो रिश्ता बनता है उसमें उसे प्रामाणिक रहना चाहिए, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वग्रह उसके मन में नहीं होना चाहिए और अपने व्यवसाय के उच्च नियमों को निभाना चाहिए। तीसरी आचार संहिता है सलाहकार का सिफारिश संस्थाओं के साथ का संबंध। सलाहकार को जरूरत पड़ने पर योग्य सिफारिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि सलाहकार के पास आने वाला जो सलाहार्थी है उसकी समस्या अगर गंभीर हो, उससे सुलझने वाली न हो, तो उसे कहीं और भेजने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऐसी अवस्था में सलाहकार को चाहिए कि वह अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों से परिचित हो। अगर सलाहकार योग्य संस्थाओं से परिचित होगा तभी वह सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार सलाहकार को चाहिए कि वह जरूरत पड़ने पर सिफारिश करे और ऐसी संस्थाओं के साथ अपना संबंध बनाए रखें। जैसे कि निवासी मनोपचार केंद्र भी होते हैं जहां व्यक्ति को वहीं रखकर उसका उपचार किया जाता है, या कहें कि अभयम 181 इनके माध्यम से भी लोगों को सलाह का कार्य किया जाता है। ऐसी संस्थाओं से सलाहकार को परिचित और संबंध बनाकर रहना चाहिए। चौथी आचार संहिता है सलाहकार का स्वयं के साथ का संबंध। सलाहकार को अपने निजी जीवन के बदले में सलाह कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सलाहकार को अपने वैयक्तिक जीवन को बिगाड़कर सलाह का कार्य नहीं करना चाहिए। उसे पसंद हो, उसने खुद ने स्वीकार किया हो, तभी उसे यह सलाह का कार्य करना चाहिए। तो ये हुई सलाह की आचार संहिता, जिसमें हमने 4 नियमों की या 4 आचार संहिता की बात की। इसके अलावा भारत में भी नेशनल वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन NVEGA के द्वारा भी ईस्वी सन 1980 में अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता की सिफारिश की गई है। यानी कि सलाहकार को चाहिए कि वह सलाह की इन आचार संहिताओं का चुस्तता से पालन करे, तभी सलाह की प्रक्रिया सार्थक एवं सफल हो सकती है। यहाँ सलाह की आचार संहिता का मुद्दा भी पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।